जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 66। और आज के लेक्चर में जैसा हमने एग्री किया था कि बहुत सी एडजस्टमेंट्स जो आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कर रही है, जो क्लास में डिस्कस नहीं हुए क्वेश्चन, उन एडजस्टमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपने मुझे जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है वो है अब्दुल हबीब वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके अलावा बाकी जो जो क्वेश्चन आप बोलेंगे उसकी एडजस्टमेंट को हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। करें जी स्टार्ट। चलिए आ जाए जरा क्वेश्चन पे 18 अब्दुल हबीब। इसको क्या चाहते हैं, मैं इसको रीड करवा दूं आपको, एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूं कि आप पूछें और मैं बताऊं? रीड कर लें, ओके। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द कैश रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट टू क्वार्टर। फर्स्ट टू क्वार्टर को अंडरलाइन करें। इस समय पता चल गया क्वार्टर वाइज डाटा मांग रहा है, लेकिन आपको पता है क्वार्टर वाइज बजट तब तक बन ही नहीं सकता जब तक के मंथ वाइज बजट ना बने। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। पहली ऑप्शन तो ये है कि मंथ वाइज बजट बनाएं, बल्कि इसी तरह करें, आप मंथ वाइज बजट बनाएं और उसमें एंड पे जाके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के दो कॉलम ऐड कर दे, जिनमें पहले 3 महीनों का टोटल करेंगे तो क्वार्टर 1 आ जाएगा, दूसरे 3 महीने का टोटल करेंगे क्वार्टर 2 आ जाएगा, और जो पहले 6 महीने आपने शो करवाए हैं वो आपकी वर्किंग होगी। इसका साइड इफेक्ट क्या है? इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपको कुछ थोड़ा सा दो कॉलम का काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन इसका प्लस पॉइंट क्या है? सिंप्लिसिटी, क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट क्वार्टर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो मैं आपके सामने सिंपल सोल्यूशन प्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी कोशिश यही होती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिंपल सोल्यूशन प्रेजेंट करें, चाहे वो थोड़ा सा लेंथी क्यों ना हो। ठीक है, तो और ये जहन में रखिएगा, नॉर्मली बजट का जो क्वेश्चन है ये आपका ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन ये जो ये ज्यादा टाइम लेगा ये दूसरे क्वेश्चन, जैसे हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का जब टॉपिक स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो 5-6-7 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाता है। तो दूसरे टॉपिक्स के जरिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी, हालांकि वो लेंथी क्वेश्चन है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन बजटिंग की तरह इन्वॉल्व नहीं होती, तो उनसे भी थोड़ा सा हो सकता है दूसरे टॉपिक से टाइम आपका बच जाए, जो कि बजटिंग में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वार्टर बात समझ आ गई आपको? है उसने फर्स्ट टू क्वार्टर, लेकिन आपने पहले मंथ वाइज कैलकुलेशन करके फिर क्वार्टर को प्रेजेंट करना है। ये बात एग्रीड? चलिए नेक्स्ट कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड June 31, 2021, Abdul Habib Company Limited has planned to launch a new product which is expected to generate profit of rupees 9.3 million as shown below. ये उसने बता दिया कि भैया ये हम प्लान करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या ये प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर, जिसे वो लेटेस्ट ईयर कहता है, उसका बजट है, या जिस साल हमने बजट बनाना है ये उसका बजट है? साल हमने बनाना है बजट, ये उसका कैश बजट। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि उसने दिया हुआ प्रॉफिट लॉस बजट और रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? कैश बजट बनाओ। हमने कहा ठीक है, अच्छा किया तुमने प्रॉफिट लॉस बजट खुद से बना दिया, हमें नहीं बनाना पड़ा, वरना पता है आपको कैश बजट से पहले हम प्रॉफिट लॉस बजट बनाते होते हैं, ये खुद बना के दे दिया, अच्छी बात है। कह रहे 75% ऑफ द यूनिट्स वुड बी सोल्ड ऑन 30 डेज क्रेडिट। इसका मतलब क्या? इस महीने की सेल क्रेडिट सेल अगले महीने आई, यानी इसका मतलब 51,600 में से 25% कैश सेल है और 75% क्रेडिट सेल है। ठीक है, कैश सेल को डिवाइड बाय 12 करेंगे, मंथली कैश सेल आ जाएगी, क्रेडिट सेल को डिवाइड 12 करेंगे, मंथली क्रेडिट सेल आ जाएगी। क्रेडिट प्राइस वुड बी 10% हायर देन द कैश प्राइस। अच्छा जरा है, अच्छा मैं पता क्या करने लगा था, मैं फौरी तौर पे हस्बे आदत, हस्बे मामूल सेल प्राइस कैलकुलेट करने लगा था, लेकिन अब नहीं करूंगा फौरी। क्यों बोला? उसने कहा है क्रेडिट प्राइस वुड बी 10% हायर देन कैश प्राइस। इसका मतलब है सिंगल प्राइस नहीं है, कंपोजिट है, दो प्राइसेस है। तो कैश सेल की प्राइस अलग है, क्रेडिट सेल की प्राइस अलग है। बताएं एग्री करते हैं कि नहीं? तो यहां पे अब इस इंफॉर्मेशन की रोशनी में हमारा फार्मूला थोड़ा सा बदल गया। पहले हमारा फार्मूला होता, अगर एक ही प्राइस होती सिंगल, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 24,000 यूनिट्स। अब हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? वो कह रहा है भाई कि क्रेडिट प्राइस 10% हायर कैश प्राइस से। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें थोड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी।
तो कोई बात नहीं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनानी पड़ेगी, ये सुनिए, लेट एज्यूम प्राइस क्या है हमारी, एक्स, कैश प्राइस है ना, लेट कैश प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, 24,000 टोटल यूनिट्स हैं, 25% कैश है, 75% क्रेडिट है। तो इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन कुछ यूं बनी, कैश सेल जमा क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल। यही कैश सेल क्या है, 24, जरा गौर से सुनिएगा, 24,000 इंटू 0.25, 25% कैश सेल है ना, ये यूनिट्स आ गए, इंटू प्राइस एक्स, ये आ गया, प्लस 24,000 इंटू 0.75, 75% क्रेडिट वाली गुड्स आ गई, इंटू 1.1x इज इक्वल टू 5160000, 5160000। इक्वेशन समझ आई कि नहीं आई, बताइए, ये कौन से वाला कंपोनेंट है, ये कैश सेल्स, ये कौन सा कंपोनेंट है, क्रेडिट। टोटल 25% कैश सेल, 75% क्रेडिट सेल, और ये इधर एक्स है और इधर 1.1x है, ये क्या चक्कर है, ये कैश प्राइस है, कैश सेल के साथ कैश की प्राइस, कैश सेल का क्रेडिट की प्राइस, टोटल ये क्या आ गया, ये टोटल रेवेन्यू कैश और क्रेडिट मिला के सॉल्व कर ले फॉर एक्स। एक्स आएगा जब इसको सही तरीके से अगर आपने सॉल्व कर लिया, 2000 कैश प्राइस, और क्रेडिट प्राइस क्या आएगी, 2000 इंटू 1.1 यानी 2200। देखिए सेम आता है कि नहीं, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं थे। चलिए अब ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, कैश सेल्स हमारे कैश में काम आएगी, क्रेडिट सेल की रिकवरी में काम आएगी, ठीक है ना। अच्छा कैश सेल जरा मैच करें, सॉल्यूशन अपने सामने रखें, ये मंथली कैश सेल कैलकुलेट करनी है, तो मंथली कैश सेल कैसे कैलकुलेट होगी कि 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2000, ये आ जाएगी पूरे साल की कैश सेल, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर ले, महीने की कैश सेल आ जाएगी, ठक 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 मंथ वाइज बजट में फिट करें। डन जी, कोई प्रॉब्लम, आगे चले या टाइम चाहिए आपको, आगे चले। कैरेट इज एस्टिमेटेड, हाँ लेकिन मुझे एक और चले, वो आपको होता है हम तरतीब से चलते हैं, तरतीब से चलेंगे भी, वरना वो टैक्स वाली डिस्कशन मुझे याद आ गई थी, मैं वो भी लगे ऐसे करवा दूं, लेकिन कोई बात नहीं भी आएगी, कर लेंगे। कैरेट इज एस्टिमेटेड है 70% ऑफ कस्टमर विल सेटल, 70% ऑफ कस्टमर, कस्टमर को अंडरलाइन करें, कस्टमर से मुराद क्या है, क्या डेटर्स या टोटल सेल्स, क्यों, जब कैश वाले हमारे कस्टमर नहीं होते, वो सप्लायर है क्या। हाँ ये देखा, ये एक लफ्ज आपको एग्जाम में घुमा देगा, 70% कस्टमर, अगर यहाँ पे डेटर्स लिखा होता तो डेटर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर। अगर आगे पीछे उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि क्रेडिट कस्टमर की बात कर रहा है, तो ये फिर कौन से वाले कस्टमर की बात कर रहा है, टोटल कस्टमर। 70% ऑफ द कस्टमर विल सेटल देयर अकाउंट विद इन द क्रेडिट टर्म, व्हाइल रेस्ट ऑफ द कस्टमर वुड पे विद इन 60 डेज, क्रेडिट टर्म किधर, अच्छा 30 डेज है, इसका मतलब है जो डेटर जो आपने क्रेडिट सेल की है वो जनवरी की सेल जनवरी में नहीं मिलनी, 30 डेज क्रेडिट है, जनवरी की सेल कितने कब मिलनी है, फरवरी में, लेकिन कितने परसेंट पे कर देंगे सर, यानी क्रेडिट सेल का 70%, जनवरी की क्रेडिट सेल का 70% मिलेगा फरवरी में, और जनवरी की क्रेडिट सेल का 28% मिलेगा मार्च में। क्यों 28, क्यों
क्योंकि 2% बैड डेट भी है, 2% जहन में रखिएगा बैड डेट। आगे चल के एक्सपेंस की कैलकुलेशन में बैड डेट भी आएंगे। बैड डेट कितने हैं? 2%। 2% ये हमारी कैश रिसीव्ड को भी इफेक्ट करते हैं बैड डेट, और हमारे एक्सपेंस को भी इफेक्ट करते हैं। ऐसा है? या सिर्फ कैश रिसीव्ड को करते हैं, या सिर्फ एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। आए ये चीज और कैश को उसका कम होने की वजह से, हाँ कैश रिसीव्ड कम हो जाएगा। शाबाश। तो आइए करें फिर इसको। तो आप बताइए, कैश सेल कैलकुलेट कर लिया आपने हर महीने में? कैश सेल कैलकुलेट कर लिया हर महीने का? क्या आया था भाई? मैच कर रहे हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं पूरा सवाल, आप मुझे रोक रहे हैं। करवा दें, चले ठीक है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, मसला तो नहीं है। चलें बताएं कैश सेल कितनी आई, फिर कैलकुलेट करें। कैश रिसीव, कैश सेल जुलाई में कितना आया? 1 मिलियन। ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2000, ये आया पूरे साल का। इसको डिवाइडेड बाय 12 किया तो कितना आया? 1 मिलियन। तो ये मिलियन में 1000 में कर लें इसको, सारी कैलकुलेशन 1000 में, तो ये क्या आ जाएगा? 1000 कैश सेल। मैच करते जाए सोल्यूशन के साथ, जल्दी से मैच करते जाएं, क्योंकि हमने और एडजस्टमेंट भी डिस्कस करनी है, ये ना हो साथ साथ सवाल पूरा हो जाए बाद में कि सर वो फिगर मैच नहीं कर रही, तो उसकी वजह से सारा क्वेश्चन जो है वो फिगर चेंज करनी पड़े। हमने करनी तो कोई नहीं है, फिर भी भाई ये क्लियर हो गया। अब क्रेडिट सेल कितनी थी? हाँ क्रेडिट सेल, हाँ, पहले हर महीने की क्रेडिट सेल निकालें, फिर उसका हिसाब किताब लगाएंगे। हर महीने की क्रेडिट सेल कितनी है? टोटल क्रेडिट सेल कैलकुलेट करो। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 2200, 3.3 मिलियन। यह है पूरे साल की क्रेडिट सेल। आप स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चलते? भाई ऑनलाइन वाले बच्चे को भी करना, वो बाद में पूछेगा ग्रुप में अंदर कैसे है। क्वेश्चन को वाइड कर रहा हूं मैं। 24,000 इंटू 0.75 इंटू 2200 कितना आया? 39.6 मिलियन। ये है क्रेडिट सेल, डिवाइडेड बाय 12 करें, 3.3 मिलियन। ये आया यानी 3,300। ये आया एक महीने की क्रेडिट सेल। अब इस 3,300 जो जुलाई की क्रेडिट सेल है, इसने कब कब आना है? अगस्त में। और अगस्त में कितने %? तो इसको मैं ऐसे कर दूं 70/28, ऐसे कर दूं, तो 2 किधर गया? वो होना ही नहीं है, इधर नहीं होना, नीचे कहीं एडजस्ट होगा, एक्सपेंस है। तो अब करते जाएं, 33 है ना? जुलाई की सेल कितनी? जुलाई 70%, यानी 3,300 मल्टीप्लाई बाय 70% कितना आया? हाँ कितना? 2310। और सितंबर में कितना? 924। अब चूंकि सेल हर महीने की सेम है, सेल हर महीने की सेम है, तो कलेक्शन भी हर महीने की सेम ही चलेगी। तो अब देखें, अगस्त की सेल कब कब आएगी? सितंबर में और अक्टूबर में। अक्टूबर की कब आएगी? नवंबर में और दिसंबर में। नवंबर की कब आएगी? दिसंबर में। बस यही पूछ रहा है, आगे जनवरी में लिखना चाहे लिख ले, आपकी मर्जी है, वैसे रिक्वायर्ड नहीं। देखें सही है, ये आपको साइंस समझ आई कि हम इधर डिस्क्रिप्शन में भी मंथ वाइज क्यों लिखते हैं? आसानी होती है कि नहीं इससे? इजी। ओके, कि जुलाई की सेल कब कब रिसीव होगी, अगस्त की सेल कब कब रिसीव होगी। चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? ये तो किया हुआ हमने। सितंबर की क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सितंबर की अक्टूबर और नवंबर में आएगी, ये ले
2310,924, फिर अक्टूबर की आएगी नवंबर और दिसंबर में 2310,924, और फिर नवंबर की आएगी दिसंबर में 2310। शाबाश शाबाश शाबाश। डन। आगे चलें। ये 2% जेल में रखिएगा, 2% मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा है ना कि ये एक्सपेंस में कहीं जाएगा लगता है। अच्छा 80 पर फिर क्या कह रहा है, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसीट्स आर सब्जेक्ट टू विदहोल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 6%। विदहोल्डिंग टैक्स में आपको क्या बताया था, आपने पूछा था सवाल इधर कहीं से, क्या बताया था मैंने, विदहोल्डिंग टैक्स क्या करना है, नहीं याद? विदहोल्डिंग टैक्स कैलकुलेट करके पेमेंट में लिखना है, रिसीट में नेट नहीं करना, पेमेंट में ऐड करना है। विदहोल्डिंग टैक्स का क्या बताया था, रिसीट्स को नेट नहीं करना, पेमेंट्स में ऐड करना है। क्या बताया था? हाँ तो बताइए अब विदहोल्डिंग टैक्स क्या है। ये कह रहा है जितनी भी कलेक्शन होगी, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, उसका 6% विदहोल्डिंग टैक्स है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। टैक्स ऑन कैश सेल्स अलग अलग करना है, कैश का अलग और डेटर का अलग करना है कि इकट्ठा करना है, मर्जी आपकी। इकट्ठा करना है तो जितनी भी कलेक्शन हो रही है सबको ऐड करके 6% से मल्टीप्लाई कर दे। मैं इधर इकट्ठा कर रहा हूं, टैक्स ऑन कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, यानी कैश प्लस कैश रिसीट फ्रॉम डेटर, दोनों पे है ना सेम। तो जैसे फिक्स एसेट में करते थे ना, अगर डेप्रिसिएशन रेट सेम है तो दो एसेट को हम इकट्ठा कर लेते होते थे, याद है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। तो यहाँ पे भी क्या अलग अलग करें, कितने स्टूडेंट का हाल अलग अलग करें, कितनों का इकट्ठा कर दे, टैक्स इकट्ठा ही कर दे, हाँ टाइम बचेगा। करें 1000 टैक्स का 6% कितना हुआ, ये ले 60, सेम मंथ में भी होगा ना। हाँ इसके देखिए कितना है 2310, 6% कितना है, कितना 199। ये करें 1000 प्लस 924 प्लस 2310, 254, और आगे यही चल रहा है, ये ले देखें। कोई प्रॉब्लम? तो टैक्स की एडजस्टमेंट आसान है कि मुश्किल है? भाई सबसे आसान मुझे लगता है, आसान तरीन एडजस्टमेंट में से टैक्स की, विदहोल्डिंग टैक्स अगर आ गई तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, रिसीट में नेट नहीं करना, अलग से पेमेंट शो करवानी है। डन। आगे चले, नेक्स्ट क्या था, हाँ 80% ऑफ, यहां तक हो गया, 80% ऑफ एक्सपेंस फार्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स। अच्छा ये जो बैड डेट है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस से जाता है? अकाउंटिंग में क्या सीखा है आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस से जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं जाता। ओके 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 ठीक है ठीक है। और डेप्रिसिएशन ओके डिपेंड करता है, बब्बर ठीक है, यही सुनना था। आगे चलते हैं। 80% ऑफ एक्सपेंसेस फार्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर वेरिएबल, 80% वेरिएबल है। दीज आर टू बी पेड 1 month इन एरियर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो 80% एक्सपेंसेस हैं वो वेरिएबल हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 80% एक्सपेंसेस क्या हैं, वेरिएबल है, वेरिएबल है। ओके मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग याद आ गई है, मिस कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को, नहीं कर रहे हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर उसने कहा था ना कैलकुलेट करो, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मैं पता है कैसे कॉस्ट करता, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड क्या है, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड क्या है भला? मार्जिनल कॉस्टिंग होती ना तो मैं एक यूनिट की कॉस्ट पता है क्या, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती, एब्जॉर्प्शन, तो मैं एक यूनिट की कॉस्ट पता है कैसे कैलकुलेट करता, गैस करें। हाँ जी 37,500 डिवाइडेड बाय 24,000। और अगर मार्जिन होता पता है मैं कैसे कैलकुलेट करता, मैं इसका फायदा नहीं करता, मैं कैलकुलेट ही वेरिएबल लेता। दो तरीके है ना, या तो सिर्फ वेरिएबल लें या टोटल में से फिक्स को माइनस कर दें,
तो सीधे तरीके की इंफॉर्मेशन है तो रिवर्स इंजीनियरिंग की क्या जरूरत है, नहीं समझे? तो मैं सीधा करता क्या, 17,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 24,000। ले भाई समझ आ रही है ना, यानी टोटल की वेरिएबल कैलकुलेट करके उससे डिवाइड करता। लेकिन यहां पे तो ये काम करना ही नहीं, उसने कॉस्टिंग पूछी नहीं, इन्वेंट्री पूछी नहीं, एक कौन सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट कह रहा है बताओ, तो कैश का बना रहा है। चलें आगे चलते हैं फिर, ये वैसे ही मुझे याद आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। 80% ऑफ एक्सपेंस फार्मिंग पार्ट आर वेरिएबल, दीज आर टू बी पेड इन 1 मंथ एरियर। तो क्या करना है भैया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 80% लें, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब यह है पूरे साल का, इसको डिवाइडेड बाय क्या करें 12। तो फिर क्या करना है हमने, इसको क्या कर लें, हर ये हर महीने का एक्सपेंस आ गया वेरिएबल, ऐसा ही है। इसमें डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना, हाँ वो तो वेरिएबल होती नहीं है। तो इसका मतलब ये आपने यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस पे करना है, किधर है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। लेकिन याद रखिए कितना आया जवाब 2500। लेकिन याद रखिएगा 2500 इधर नहीं आएगा, क्यों, इधर क्यों आएगा, 1 मंथ एरियर है। चलें बस मैच कर ले, ठीक है, ओके आगे चल रहे हैं। कह रहा था प्रोडक्शन विल रिक्वायर एडिशनल मशीनरी विच विल बी परचेज्ड ऑन जुलाई 1, 2010, यानी साल के शुरू में, एट ए कॉस्ट ऑफ 60 मिलियन। मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल, सैल्वेज वैल्यू 7.5 मिलियन, डेप्रिसिएशन याद आ गई, काउंटिंग है। वो जो सबसे आसान सवाल होता है डेप्रिसिएशन का वो ये होता था, और हम सैल्वेज वैल्यू को इग्नोर कर देते थे, है ना। क्या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए सैल्वेज वैल्यू को कंसीडर करना है कि नहीं करना, मेथड पे डिपेंड करता है। शाबाश शाबाश, इट डिपेंड्स। द कंपनी हैज ए पॉलिसी टू चार्ज डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस, द डेप्रिसिएशन मशीनरी इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज शोन अबव। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल है, फिक्स में शामिल है। अब फिक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें, वेरिएबल हो गया, फिक्स करें भाई, फिक्स करें, ओके कैलकुलेट करें। क्या है करना कैसे पड़ेगा, पहले मुझे कंसेप्ट समझाएं। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से वेरिएबल अलग करने पड़ेंगे। पहले टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ेगी एनुअल। और डेप्रिसिएशन लेस क्यों करना पड़ेगी, नॉन कैश आइटम है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे ना, वेरिएबल कैसे हुए थे, इधर वर्किंग लिख लें। वेरिएबल हुए थे हमारे 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 12, ऐसा ही था। 12 क्यों कर रहे हैं भला, क्योंकि वो एनुअल की फिगर है, मंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने होंगे ये जरा देखिएगा, ये होंगे 37,500 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ गए फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड। लेकिन हम तो पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें तो डेप्रिसिएशन भी है फिक्स्ड में, इस फिक्स में डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन को निकालना है कि नहीं निकालना, निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी है भैया, एनुअल डेप्रिसिएशन अभी बता देते हैं आपको। एनुअल डेप्रिसिएशन है 60 माइनस 60,000 है, 60,000 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 15, जितना भी आया आंसर। ये टोटल फिक्स, ये उसमें से डेप्रिसिएशन लेस। अब ये साल का फिक्स्ड आ गया, डेप्रिसिएशन के अलावा कैश वाला आ गया। अब क्या करना है, डिवाइडेड बाय 12। अच्छा अब सुन लें, क्या आपका कैलकुलेटर ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकता है एक स्टेप में? अच्छा इसको कर लें और ये जहन में रखिएगा, क्या
ये अभी अमाउंट आई है मंथली एक्सपेंस कितना फिक्स अदर देन डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसकी पेमेंट कैसे होनी है, उसके लिए अगर आप इजाजत दें तो मैं डायरेक्ट जंप लगा के आखिरी पे कर लूं, क्योंकि हमारा नॉर्मली असूल यह है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ के करते हैं और आपने मुझे साथ साथ करवाया। एंड पे लिखा हुआ है 50% ऑफ द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी, ये रूल जो बता रहा है उससे बोला है 50% ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो ये रूल जो बता रहा है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिक्स कॉस्ट पे लगेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिक्स कॉस्ट पे लगेगा कि दोनों पे? किसकी? ऑपरेटिंग के मैन्युफैक्चरिंग? दोनों पे लगेगा, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सी फिक्स कॉस्ट। 50% of fixed cost would be paid immediately when incurred, while remaining 50% would be paid 15 days in arrear। 15 days in arrear आपको पता चली क्या होगा? क्या? आधा आधा, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके इसके साथ लिख ले। वुड बी पेड है ना, 15 से अंडरलाइनिंग शुरू करनी है। 15 डेज इन एरियर, ये 4 अल्फाज अंडरलाइन कर ले। इसके नीचे लिख ले या ब्रैकेट में लिख ले इन नेक्स्ट मंथ, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इन नेक्स्ट मंथ। हाँ, क्योंकि इसमें ना एक टेक्निकल है जो आपको समझ नहीं आएगा, मैं समझाना भी चाहता वरना आप कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे कि जब 15 डेज कह दिया ना फिर 50% लिखने की जरूरत नहीं थी, और जब 50% लिख दिया फिर 15 डेज की जरूरत नहीं थी। वो इसका हाँ ऑलरेडी, ये इसका मतलब फिर कुछ और, असल में कुछ और निकल आता है जो वो नहीं चाह रहा, वो खुद लिखने वाला नहीं चाह रहा था, ठीक है। आधा आधा समझ आ गया ना? 30 डेज 60 डेज 90 डेज में आधा आधा होता है? नहीं होता। 15 45 75 में होता है? यस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमारी फिक्स कॉस्ट की अमाउंट कितनी आई? 333। तो मुझे बताइए इसका मतलब ये हुआ जुलाई के महीने का आधा किया, कितना आया? 167। ये जुलाई में पे होगा और जो सेकेंड हाफ है वो 15 दिन बाद यानी अगले महीने में होगा। इसी तरह अगले महीने का इसी तरह होगा आधा और बाकी अगले। तो अब इसमें अजीब सिचुएशन देखें, कितना आया? 333 था। अब 33 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 167। लेकिन यहां पे मैं 333 लिख रहा हूं। अब आप हैरान होते जाएं क्यों लिखा है मैंने। नहीं होना है आपने, होना है आपने। क्यों होना है भला? हाँ, ये आप समझ रहे हैं, इसमें शायद मैंने 15 दिन की एडजस्टमेंट नहीं की है। ये 333 इसका खालिस अपना है, नहीं है इस महीने का। हाँ, इसका आधा पिछले महीने का है और आधा अपना है। ये 333 सारा सितंबर का नहीं है, आधा पिछले महीने का है, आधा इसका अपना है। तो ये सेम क्यों आ रहा भला? क्योंकि एक्सपेंस हर महीने का सेम है, वरना एक्सपेंस सेम ना होता तो मैं यहां पे 2 ऐड कर रहा था, एक इस महीने का अपना, एक पिछले का, फिर एक अपना एक पिछले का। समझ रहे हैं? जैसा पहले किया था। सोचोगे अमाउंट सेम आएगी इसलिए मैंने इकट्ठा किया। समझ आ रहा है? चले, ये तो फिक्स निबट गया। अब आगे क्या करना है? वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट आर 105 पर यूनिट। वेरिएबल जो है वो एक्सक्लूडिंग बैड डेट के अलावा है। दीज आर टू बी पेड। तो ठीक है, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सक्लूडिंग बैड डेट कितने हैं? तो हमें एक्सक्लूडिंग बैड डेट ही चाहिए, शुक्र करें। क्यों भला? कैश बजट बना रहे, इसमें बैड डेट आना भी नहीं चाहिए था। ऐसा ही है? तो बताइए वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का फार्मूला क्या होगा? कितने का है पर यूनिट? 105 पर यूनिट है। बैड डेट के अगर कहता है इंक्लूसिव ऑफ बैड डेट, तो फिर हमने क्या करना था? बैड डेट को निकाल देते। निकालते कैसे? क्या हमें पता है कितने बैड डेट है? हर महीने के बैड डेट पता है? और क्रेडिट सेल पता है कितने हैं? ओके ओके, ठीक है, बस यही है। लेकिन हमें जरूरत ही नहीं उस तरफ जाने की। क्यों? तो वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हो गए पर यूनिट? 105 है। और यूनिट कितने हैं हर महीने के?
हाँ कोई बात नहीं, ऐसे कर लें, मल्टीप्लाई बाय 24,000 डिवाइडेड बाय 12 कर लें कि ये हो गए वेरिएबल एक्सपेंसेस 1 यूनिट के, ये हो गए पूरे साल के, क्योंकि पूरे साल के यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया ना 24,000 पूरे साल, डिवाइड बाय 12 किया, एक महीने के आ गया एक्सपेंस, ये एक्सपेंस पूरे साल का आया, डिवाइड बाय 12 किया, महीने का आ गया, तो कितना आया, ये आ गई कैलकुलेशन। अब अगला सवाल क्या है, क्लासिफिकेशन, किस महीने में जाना है, सेम मंथ में, क्या जिस महीने का एक्सपेंस है उसी महीने में है, अगले महीने नहीं है, चेक कर ले, these are to be paid in the same month in which the sale is made, तो ठीक है, सेम मंथ में तो ज्यादा अच्छा है, कितनी अमाउंट आई 210, ये ले 210 210 210 210 210, याद आ गया। कुछ शरारती बच्चे होते हैं, मुझे आज तक याद है, आई कम पार्ट 1 में बैठा था, इस्लामियात का टेस्ट था, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आसान टेस्ट था, सबके 10 में से 10-10 नंबर आ रहे, तो सर डिस्ट्रीब्यूट का 10 कितने मार्क्स, 10 10 10 10, क्लास में कुछ शरारती बच्चा भी होता है, आपको पता है, टेस्ट सारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कहने लगा सर आज तो 10 10 10 10 हो गई है तो मुझे याद आ गया, बड़े अरसे बाद बात है, 210 210 210 210, हमारी क्लास में ये 10 10 10 हो गई है। चलिए जी, वेरिएबल एक्सपेंसेस भैया हो गया, बाकी क्या रह गया, फिक्स्ड, 50% फिक्स, तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप कैलकुलेट फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैसे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 4800 डिवाइडेड बाय क्या, ओ इसमें से वेरिएबल तो लेस कर दें, मैं पहले एनुअल करके डिवाइडेड बाय 12 पसंद करता हूं, ताकि हर कैलकुलेशन के साथ मुझे डिवाइडेड बाय 12 ना करना पड़े, या तो आपके पास है ऑप्शन टोटल को डिवाइडेड बाय 12 करके टोटल करें, फिर उसमें से वेरिएबल को डिवाइडेड बाय 12 करके इसमें से वेरिएबल निकालें, फिर बैड डेट निकालें डिवाइडेड बाय 12 करके, तो एक हाल ये है, फिर आपको एंड में डिवाइड बाय 12 नहीं करना पड़ेगा जब हर एक अमाउंट को अलग अलग 12 कर लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है, एनुअल की कैलकुलेशन कर लें, एक ही दफा एंड में डिवाइड बाय 12 कर, मुझे तो दूसरे वाला तरीका बेहतर लगता है, एक ही दफा डिवाइड बाय 12, तो ये हो गया 4800 पूरे साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें से हमने वेरिएबल लेस करने हैं, पूरे साल के वेरिएबल कितने हैं, पूरे साल के वेरिएबल कितने थे, ये 105 मल्टीप्लाई बाय 24,000, यानी 24,000 में कर रहे हैं ना हम, ठीक है, ऐसे ही आएगा, 4,000 में राउंड ऑफ किया है ना, 8,000, तो इसकी भी अमाउंट क्या आएगी 105 है पर यूनिट, तो इसको 1000 में राउंड ऑफ करने के लिए 24 यूज कर रहा हूं, 24,000 नहीं कर रहा, भी ठीक कर रहा हूं मैं। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो गए जी, हम टोटल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं, ऐसा ही है। वेरिएबल एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, एक बैड डेट, एक अदर देन बैड डेट। किस में 4800 में, कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि आप कह रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बैड डेट शामिल नहीं है, ये कह रही है, एक में है इसमें नहीं है, किधर है, उन्होंने बोला है वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग बैड डेट्स आर, यानी बैड डेट के अलावा वेरिएबल एक्सपेंसेस ये हैं, इसका ये मतलब नहीं है बैड डेट है ही नहीं, बैड डेट तो है, उसने ऊपर 2% बोला हमें, वही तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है तब से, बैड डेट है। उसने किया क्या असल में कि बैड डेट होते हैं वेरिएबल, सेल करें जाहिर हिसाब से बैड डेट होते हैं, तो उसने वेरिएबल के दो हिस्से कर दिए, बैड डेट अलग और एक्सक्लूडिंग बैड डेट अलग, ठीक है, अब मुतमिन है, ओके
शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी सवाल को ना आप भूखा ना समझा करें, वो ऐसे मुझे आपके फेस एक्सप्रेशन से फील हुआ है जैसे आप शर्मिंदा है कि इतना बेसिक क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं होता। इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन हम सोच रहे होते हैं क्वेश्चन करते हुए। ये क्वेश्चन अच्छा था और ये आपको अंदाजा नहीं है, बजटिंग में वो यही एडजस्टमेंट पूछता है। आपने नोट नहीं किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी उसने मिलती जुलती एडजस्टमेंट पूछी है, वो डेप्रिसिएशन की मिसाल लेके, कि वो आपके हिस्से करवा रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल इतना है, फिक्स इतना है, वेरिएबल इतना है, और वेरिएबल या फिक्स में ये दूसरा है। तो ये बेसिकली वो आपके एक्सपेंस की क्लासिफिकेशन करवा रहा है। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल आ गया, टोटल में से मैंने वेरिएबल माइनस कर दिया, ये टोटल एनुअल है, इसमें से वेरिएबल एनुअल माइनस कर दिया। अब एक चीज रह गई अभी भी, वो क्या है? बैड डेट। कैसे भूल सकते हैं आप बैड डेट? क्या बैड डेट वेरिएबल एक्सपेंस नहीं है? है कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है? वेरिएबल। उसने इंडिकेशन भी दी हुई है कि वेरिएबल एक्सक्लूडिंग दिस इतने हैं, इसका मतलब वो वेरिएबल। अच्छा, वो बैड डेट कितने हैं भला? पूरे साल के, पूरे साल के कर रहे हैं ना हम। बैड डेट कितने हैं? पूरे साल की क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 2%। सही सोच रहा हूं? पूरे साल की क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 2%, सही सोच रहा हूं? पूरे साल की क्रेडिट सेल कितनी है? ये 24,000। कैलकुलेशन मोस्ट बेसिक लेवल पे आके कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। इंटू 0.75 इंटू 2200, ये पूरे साल की क्रेडिट सेल है, इंटू 0.02, ये आपके आगे फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर से इसको समझ लें, समझ लें, लॉजिकली चलना है। ये हमारे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसको भी 1000 में राउंड ऑफ करना है, तो ये इसको मैं निकाल रहा हूं, है ना, ऐसे करना ना। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, और ये क्या है? बैड डेट। कैसे कैलकुलेट किया? पूरे साल के यूनिट सोल्ड को क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू का 2%, ये आया पूरे साल का। अब इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है? 12। यह आ जाएगा एक साल, एक महीने का फिक्स ऑपरेटिंग। ये कितना आया? गुम हो गया कहीं? 66 आ रहा है। सोल्यूशन में कितना है? 124 आ रहा है। सोल्यूशन में कितना है? 124 ही है। तो परेशान क्यों है? क्या कॉम्प्लेक्स हो गया? कैलकुलेशन। फिर से आते हैं, हमने क्या करना है? फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वो क्या उसने फिक्स कॉस्ट डायरेक्ट दी हुई है? नहीं, यही तो बजटिंग में करवाता है। आपको पता है, हिस्से करवाता है, त्रिशूल बनवाता है, ऐसे ही है ना, हिस्से करवाता है, 2-2 3-3 हिस्से करवाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कितने हिस्से हैं मुझे ये बताएं। अमूमी तौर पे 2 होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, और तीसरा आता है डेप्रिसिएशन। लेकिन लेकिन यहां पे उसने क्या बोला है कि डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में चली गई सारी, तो उसका मतलब डेप्रिसिएशन नहीं है। लेकिन फिर भी उसने तीसरा एलिमेंट डाला है, वो कौन सा है? बैड डेट। तो इस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कितने हिस्से हैं? 3। कौन कौन से? एक फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है, और एक बैड डेट है। अब हमने टोटल दिया हुआ है और हमने फिक्स वाला कैलकुलेट करना है। कैसे करें? टोटल में से वेरिएबल माइनस कर दें और बैड डेट माइनस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिक्स आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं?
टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने से हैं, और अमूमी तौर पे बजटिंग में इसी तरह करता है। कौन कौन से हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, बैड डेट। वेरिएबल डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट किया, ऐसा ही है 105 यूनिट। बैड डेट आना ही नहीं है, वो किया। अब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे करें, वेरिएबल और बैड डेट को माइनस, और यही मैंने किया है। आप कैलकुलेशन की लेंथ पे ना जाएं, आप कंसेंट पे जाएं। ये असल में तीन चीजें हैं, ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये बैड डेट है। बैड डेट कैसे कैलकुलेट किया, टोटल रेवेन्यू से क्रेडिट सेल पे गए, क्रेडिट सेल से क्रेडिट रेवेन्यू पे आए, रेवेन्यू का 2% कैलकुलेट किया। जब ये सारी कैलकुलेशन हो गई, हमारे पास क्या आ गया, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरे साल का। फिर इसको डिवाइडेड बाय 12 किया ताकि महीने का आ जाए। डन। अब कितनी आई अमाउंट, 124। लेकिन ये 15 दिन वाला सूल लगेगा इधर, तो ये क्या आ गया, 124 डिवाइडेड टू 62। अब आप होंगे हैरान कि मैंने यहां पे तो 62 लिखा है, आगे 124 124 124 क्यों लिखा है। हाँ जी, वही सेम लॉजिक ऊपर वाले, किधर थी वो, ये वाली हाफ वाली। डन। जब सारा सवाल कर लिया तो उसने एंड में बोला, मैनेजमेंट है डिसाइडेड टू मेंटेन फिनिश्ड स्टॉक ऑफ 1000 यूनिट्स, यानी इस दफा आपने 1000 यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस करने हैं। स्टॉक मेंटेन करने के लिए क्या करना है, 1000 यूनिट्स मजीद प्रोड्यूस करने हैं। अब मेरे जहन में एक चीज आ रही है, क्या आ रही है भला, कि मैं ऐसा करूं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना 37,500, ये है 24,000 की यूनिट्स की। अब हमें 1000 यूनिट मजीद प्रोड्यूस करना है, तो 1000 यूनिट्स पे हमारा जितना भी खर्चा लगेगा ना वो हमारा कैश पेमेंट में आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, आखिरी महीने में एडजस्ट कर दीजिएगा कहीं, ठीक है, या पहले महीने में करते हैं, आपकी मर्जी। उसने ये नहीं बताया कब से मेंटेन करना है, शुरू से कर ले, पहले महीने में ले। मैं क्लासिफिकेशन मेरी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मेरी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होगा, जितनी भी 1000 यूनिट पे कॉस्ट लगेगी वो मेरा आउटफ्लो है मजीद। 1000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है, मेरा दिल ये कह रहा है कि 1000 यूनिट की कॉस्ट होगी 37,500 डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या ये कैलकुलेशन सही है, सही क्यों नहीं, अगर तो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना एब्जॉर्प्शन में, फिर ये कैलकुलेशन ठीक है। अगर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी आएगी, उसमें डेप्रिसिएशन भी आएगी, ठीक है। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप कैश पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। मुझे बताइए जो कैश पे करना उसमें डेप्रिसिएशन आएगी, नहीं आएगी। अब गौर से सुन के जवाब दीजिएगा, कैश पे करना है उसमें फिक्स कॉस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो तो बढ़ी ही नहीं, प्रोडक्शन बढ़ने से वो तो बढ़ती ही नहीं। तो इसका मतलब अगर आपने अपना मजीद प्रोडक्शन को बढ़ाना है 1000 यूनिट से, तो आपको जो पैसे देने पड़ेंगे वो सिर्फ वेरिएबल का, आपकी जो कास्ट इंक्रीज करेगी वो सिर्फ वेरिएबल कास्ट होगी। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी ना, जो आखिरी 1000 यूनिट है, ये क्या होगी,
37,500 टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 80% वेरिएबल, ताकि फिक्स को एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि फिक्स तो नहीं ना बढ़ेगी प्रोडक्शन। ये कैश कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। ये कंसेप्ट समझेंगे तो फिर बात समझ आएगी। तो इसको 0.8 से मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड किससे किया, 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000, ये आपकी कॉस्ट है। लगाए इसको, किधर निकाले कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, कि जिसमें पहले में लिख दे। भाई कह रहे हैं सर शुरू से मेंटेन करना, शुरू से कर ले। हर मंथ में थोड़ी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, एक ही दफा आएगा। हर महीने में 1,000 नहीं करना, एक ही दफा 1,000 मेंटेन करना। तो बताइए कितना हो गया। ये कैलकुलेशन कैसे हुई, 37,500 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000। कितना आंसर आया, 1250। ये लीजिए, ये आपका कोई एडजस्टमेंट रहा तो नहीं गई। ये था जी आपका अब्दुल हबीब भैया वाला सवाल। ओके, चेक पॉइंट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अगर वो वैल्यूएशन, अगर वो आपसे देखिए, आप बजट किसका बना रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का बजट नहीं बना रहे, कैश पेमेंट बना रहे। कैश पेमेंट में जो कैश आपने एक्चुअली पे करना है वही आएगा, जो कैश पे नहीं करना वो नहीं आएगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे बैड डेट नहीं आ रहा, हालांकि हमारा एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट लॉस बजट बनाते हैं तो बैड डेट आता, यहां क्यों नहीं आ रहा, नॉन कैश आइटम। पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कहीं नहीं है, अगर कहीं किसी कॉस्ट में शामिल भी थी हमने एक्सक्लूड कर दी। क्यों, क्योंकि कैश बजट बना रहे, इसमें डेप्रिसिएशन आती नहीं है। अगर किसी एक्सपेंस में हो भी ना तो हम उसको लेस करके फिर लिखते हैं फिगर, कैश बजट बना रहे। तो उसी तरह मुझे बताइए, अब अगर हमने मजीद प्रोडक्शन बढ़ानी है, उससे खर्चे बढ़ेंगे, तो बताइए क्या जो टोटल कॉस्ट होगी जिसमें उस इन्वेंट्री की जिसमें फिक्स भी शामिल होता है, डेप्रिसिएशन भी शामिल होता है, उससे हमारा कैश पेमेंट होगी या कि सिर्फ वेरिएबल वाले से कैश पेमेंट होगी। अगर कोई फिक्स उसकी वजह से इनकर हो रहा है, हाँ, अगर वो उसकी वजह से इंक्रीमेंटल है तो वो होगी, वरना वेरिएबल। यहां पे उसने कोई ऐसी बात नहीं की, तो सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन बढ़ाने से सिर्फ आपकी वेरिएबल एक्सपेंसेस को पे करना पड़ेगा, आपको फिक्स एक्सपेंसेस को पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कैश पेमेंट पूछे प्रोडक्शन बढ़ाने से कैश पेमेंट कितनी होगी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे होते, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे होते हैं, यही वो कहता है 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, बताओ कितनी है उसकी वैल्यू। तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर हम टोटल पे लगाते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मेथड होता तो टोटल, क्योंकि उसमें वेरिएबल भी शामिल होता है और ये सेफ्टी स्टॉक की कैलकुलेशन। ठीक है, कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको मजीद कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो मजीद वेरिएबल ही खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन जो था वो था हमारा 3। अच्छा, ये 6 वाला आपने कर लिया है। अच्छा, इसका नॉर्मल लॉस पता चल गया आपको। नॉर्मल लॉस में भी बच्चे सवाल पूछते हैं, इसमें नॉर्मल लॉस में प्रॉब्लम नहीं आई हुई आपको। नॉर्मल लॉस सुन लें, नॉर्मल लॉस मुझे ज्यादा अहम लग रहा है वेजेस के निस्बत। नॉर्मल लॉस क्या है अगर आपसे कहा जाए ना किसी प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस हुआ, तो आपने काउंटिंग में इतना पढ़ा होगा, नॉर्मल लॉस जो है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल होता है। अब नॉर्मल लॉस होता है उसकी एंट्री होती है, नॉर्मल लॉस की नहीं होती। अब नॉर्मल लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, ये कंसेप्ट आपने काउंटिंग में पढ़े होंगे। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नॉर्मल लॉस में अगर वो आपसे कहेगा ना नॉर्मल लॉस हुआ है, आपने देखना है क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर चुका है कि नहीं कर चुका।
अगर तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम नॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, जिससे हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है। सुनिए ध्यान से, अगर हम उसने नॉर्मल लॉस क्वेश्चन में दिया है तो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। नॉर्मल लॉस दे दिया, क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड उसने दिया हुआ है कि हम कैलकुलेट करेंगे? अगर तो उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है तो आपने कुछ भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में इंक्लूड होना चाहिए। उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड खुद से दे दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम खुद कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो याद रखिएगा इससे कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है। अब पूछे कैसे? कैसे बढ़ जाती है ये सुने। उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट दी, क्या उसने कहा सर हमारा जो रॉ मटेरियल लगता है ना, जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें रॉ मटेरियल जो कंज्यूम जो लगता है उस प्रोडक्ट में वो है 1.5 kg। कितना है? 5 kg। फिर इसने बोला लेकिन पता है क्या, इस दफा पता है क्या हुआ? ये तो पिछले साल की अमाउंट है। इस दफा हुआ ये कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई मसला आ गया कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हमने चेंज किया है, तो अब 5% नॉर्मल लॉस हुआ करेगा। नॉर्मल क्या हुआ करेगा? 5%। पिछली दफा उसने क्या कहा था? पिछली दफा हमारी कॉस्ट कितनी होती है? सुनिएगा, एक यूनिट की कॉस्ट होती है 1.5 kg एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर kg, यानी 15 रुपए का मटेरियल लगता है पिछली दफा मटेरियल। इस दफा क्या हुआ? प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज हुआ, जिसकी वजह से अब 5% नॉर्मल लॉस होगा। हमने क्या सोचना, हमने कहा अच्छा इसका मतलब है 100 kg डालेंगे, 5 kg नुकसान होगा, 95 kg का मटेरियल बनेगा। नॉर्मल लॉस का यही मतलब होता है। इसका मतलब ये हुआ हमें जितना मटेरियल चाहिए उससे ज्यादा इन करना। समझ रहे हैं? तो अब इस महीने की आपकी बजटेड कॉस्ट 15 रुपए नहीं होगी, ज्यादा। अब ज्यादा कैसे होगी ये जरा सुनिएगा, मैं कैसे कैलकुलेट करने लगा। 1.5 kg डिवाइडेड बाय 0.95, क्योंकि 1.5 kg गुड है। गुड मतलब 95% है। हमने जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड करना है वो 1.5 kg नहीं करना। इनपुट ज्यादा होगा, इनपुट 100 होगा, आउटपुट 95 होगा। समझ रहे हैं? 5 नॉर्मल लॉस हो गया। तब जब ये 95% है तो हमें इनपुट कितना करना है? 100। वो ऐसे कैलकुलेट हो गया 0.95, क्योंकि ये गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हैं? और मल्टीप्लाई बाय 10। एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर उसने ये रेट भी बढ़ा दिया था, उसने कहा था 10% इन्फ्लेशन भी लग गया, वो हमने लगा दिया, लेकिन उसको छोड़े। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल लॉस का कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो अब कॉस्ट कितनी हुई भला? ये समझ आया आपको? नॉर्मल लॉस खुद से कैलकुलेट करना हो तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर उसने नॉर्मल कैलकुलेट करके दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि नॉर्मल लॉस भी हुआ था, हमने कहा भैया हुआ था तो वो उसने तुमने मटेरियल कंज्यूम में ऐड होता है तो तुमने ऐड करके दिया हुआ तुमने, इसको इग्नोर करना। ठीक है? क्वेश्चन में उसने, इस क्वेश्चन में अंदर एक ही एडजस्टमेंट है कि उसने रॉ मटेरियल कंज्यूम खुद से कैलकुलेट कर दिया, लेकिन मेरे जहन में दूसरे क्वेश्चन भी है जिनमें आपने खुद से कैलकुलेशन करनी है। तो ये जहन में रखिए। अब इसमें आखिरी कैलकुलेशन बताऊं आपको क्या है? अब मैं उसका जवाब नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन आएगा तो फिर जवाब बताऊंगा। उसने बोला था पिछले साल में हमारा नॉर्मल लॉस होता था 5%, इस साल प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज हुआ और अब नॉर्मल लॉस होगा 3%। समझे? नहीं समझे? पिछले साल नॉर्मल लॉस हुआ था 5%, इस साल कितना है? 3। मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको मारे गोली। जो इंटेलिजेंट गेस किया है, आपका जो जवाब आएगा वो 1.5 kg होगा, इससे ज्यादा होगा जो मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, किससे कम होगा?
इसका जवाब आपको बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा इसका जवाब। ये सिर्फ मसला आपके जहन में बिठाना था, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल सवाल की एडजस्टमेंट थी। अच्छा सीएमए में थी एडजस्टमेंट? ना करें, किस सवाल में थी मुझे बताएं, मैं उनके टीचर से पूछूंगा, जैसा उन्होंने आपको समझाया मैं भी वैसे ही समझाऊंगा। बजटिंग सारी डिसीजन मेकिंग ना करें, नहीं तो मैं ऐसे ही पढ़ाता रहा हूँ। चले कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा अब इसमें अब लेकिन टाइम हो गया, अब मैं हल्का सा डिस्कस करता हूँ। कह रहा है डायरेक्ट वेजेस इंक्लूड डीसीएल्स कंट्रीब्यूशन एट 5% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस टुवर्ड्स कैंटीन एक्सपेंसेस, एन इक्वल अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज वेजेस, डायरेक्ट वेजेस आर पेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, बोथ कंट्रीब्यूशन आर पेड टू कैंटीन कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा इसमें दो हिस्से हैं, ये हिस्सा है कैलकुलेशन वाला, ठीक है, ये हिस्सा, और जो इसके बाद वाला है आर पेड, ये है पेमेंट वाला। कह रहा है होता क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी है ना 100 रुपए, होता क्या है उसको क्या कह रहे हैं, कैंटीन एक्सपेंस। हम कहते हैं भाई खाना खाओगे कैंटीन में, खाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात फैक्ट्री शहर से बाहर होती है, उधर करीब होटल कोई नहीं होता, तो मजदूरों को खाना भी खाना होता है। कंपनी करती क्या, हमने कहती है 100 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, 95 रुपए तुम्हें मिलेंगे, 5 रुपए तुम्हारे काट देंगे हम, उनके बदले में तुम्हें खाना देंगे। लेकिन खाना था सब्सिडाइज्ड, हमने उससे रोटी सलाद के पैसे उसने दिए, सालन के पैसे कंपनी ने डाले, कंपनी ने अपनी तरफ से भी 5 रुपए डाले। इसका मतलब हुआ कैंटीन के एक्सपेंस टोटल कितने हो गए, 105। टोटल सैलरी असल में एम्प्लॉय को कितनी मिल रही है, टैक्स में पढ़ा था ना आपने, एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को देगा वो वेजेस होंगी। तो जो टोटल वेजेस आपको यहां पे उसने बताई हुई है ना, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस बताई हुई हैं, वो असल में वेजेस उसको 100% ना समझे, वो है 95 जो एम्प्लॉय को मिलेंगी, प्लस 5 जो उसका कैंटीन का एक्सपेंस है, प्लस 5 जो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है। ये तीनों हिस्से उस वेजेस में शामिल हैं, ये बात समझे, भी समझ रहे हैं, ये तीनों हिस्से इस वेजेस में शामिल हैं। डन। तो जो भी वेजेस है, फर्ज करें इसकी अमाउंट क्या आती है, किसी एक महीने की बता दीजिए, जो भी आती है, क्या आती है अमाउंट, मई की बताएं, 9364 अगर आ गई, कंजम्पशन फार्मूला कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल से कैलकुलेट किया ना, 60 का पहले 60% कैलकुलेट किया, 60 क्या आ गया, 6 का 36, 36 को मल्टीप्लाई किया 3/10, ये वेजेस आ गए 1035 जो जितना। ये असल में इसमें तीनों चीजें शामिल हैं, जो एम्प्लॉय को दिया वो भी, जो एम्प्लॉय का खर्चा काटा वो भी, और जो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है वो भी। अब अगर मैं आपसे कहूं इस जो भी फिगर आई है इसमें से बताओ मुझे ये अमाउंट कितनी है और ये कितनी है, तो क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे किससे, 105 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो वो पैसे आ जाएंगे जो कैंटीन वाले हैं, जो कैंटीन अंकल को देने हैं, और जो 95 आ जाएगा, देखें मैच होता है, समझ आई कि नहीं आई। बस वो रूल याद रखना है, एम्प्लॉयर ने जो कुछ भी एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया वो वेजेस है, टैक्स में पढ़ा था ना, अलाउंस का मुझे नहीं पता टैक्स में क्या बोलते हैं इसको, मेरी जाने भला, मुझे सिर्फ इतना टैक्स याद है कि उसमें एक लाइन लिखी होती है, एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉय को देगा वो उसकी सैलरी में शामिल होगा। हाँ प्रोविडेंट फंड वगैरह की, हाँ वो भी यही होता है, वो हाँ शाबाश, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन होती है वो भी यही आता, वो भी सेम ट्रीटमेंट होता है, वो भी वेजेस में आता है। इस बजटिंग की क्वेश्चन ना, ये ना पूछें कि सर बजटिंग की रिवीजन करनी है कितने क्वेश्चन करें, ये पूछे सर बजटिंग की रिवीजन करनी है कौन कौन सा क्वेश्चन करें। हाँ शाबाश,
ये बाप ने आज पूछा है, मैं हिसाब किताब वीकेंड पे लगा के फिर आपको बताऊंगा कौन कौन सा। मेरी कोशिश होगी कि मिनिमम क्वेश्चन हो जो कि मैक्सिमम प्रैक्टिस करे। उसमें असल में लेटेस्ट क्वेश्चन को भी मैंने एनालाइज करना है। ये आपकी बजटिंग खत्म नहीं हुई, अब नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका, लेकिन साथ साथ बजटिंग का क्वेश्चन भी डेली डिस्कस हो रहा होगा। अब सिर्फ ये है कि वो डिस्कशन एडजस्टमेंट की होगी। पहले हमारा मैनेजेरियल पोर्शन होगा, अब यही एग्री हुआ ना, फिर उसके बाद हमने ये क्वेश्चन करना है। डन जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।